हेलो। मैवरिक द टॉप गन देखने तो हम गए थे टॉम क्रूज़ के चक्कर में, पर एक बहुत अच्छी फिल्म भी देखने को मिली। टॉम क्रूज़ तो लाजवाब हैं ही एक एजलेस वंडर के तौर पर, और उनकी एक्टिंग सुपर स्टारडम के टॉप मोस्ट लेवल पर इतने लंबे समय तक रहने के बाद जो निखर के आई है, वो अपने आप में एक अलग ही दास्तान है। उनका इमोशंस को प्रोजेक्ट करने का तरीका, उनका अपने बॉयज शाम को कन्वे करने का की महारत, और उनका एक पूरे सीन को समझकर उसके हिसाब से अभिनीत करने का जो नज़रिया इतने कई सालों में जो डेवलप हुआ है। इतने लंबे समय तक शायद ही कोई सुपरस्टार रहा हो इस लेवल पे, जिस लेवल पर टॉम क्रूज़ रहे हैं। ये इस फिल्म में तो ख़ास तौर से पता चलता है, क्योंकि उनके जो समकक्ष थे उस फिल्म में, उनमें से सिर्फ और सिर्फ वॉल किल्मर हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली कैंसर के शिकार हो गए हैं। और उनका बहुत पॉइंटेंट सीन है इस फिल्म में। उनके साथ जब उनको देखते हैं तब पता चलता है कि टॉम क्रूज़ कितने जवान और कितने एजलेस वंडर हैं। फिल्म की शुरुआत लगभग सीन बाय सीन 1986 की टॉप गन के तरह ही होती है। वही कावासाकी मोटरसाइकिल जिसको लेकर के हम लोगों ने अपनी जवानी शुरू की थी। 86 में मैं कॉलेज गया था 12वां करके। तो मेरे लिए ये वो फिल्म है जिसने मुझे पॉप कल्चर में हॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया था कि वे किस तरह की चीज़ फिल्में बनती हैं हॉलीवुड में। और वो उसने बहुत दिन तक, और उसका जो स्टार लाइक करिश्मा है वो आज भी मेरे मन पे बुरी तरीके से छाया हुआ है। तो फिल्म बिल्कुल उसी तरह से शुरू होती है जिस तरीके से 1986 वाली फिल्म शुरू हुई थी। मोटरसाइकिल पर खूबसूरत टॉम क्रूज़, वही लेवल, वही शाम, और उसी तरीके से तुरंत उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जो कि उनके सीनियर्स को दुखी करने वाला हो, और फिल्म आगे बढ़ गई। फिल्म टॉम क्रूज़ को दिखाती है लगभग 30-35 साल से वो नेवल एविएटर हैं, नेवल पायलट हैं, फाइटर पायलट हैं, और अभी भी कैप्टन के पद पर रुके हुए हैं, जबकि उनके साथ के लोग एडमिरल और बड़े बड़े पदों पे हैं या रिटायर हो चुके हैं। पर उनका सिस्टम वैसे ही चल रहा है जैसा कि 1986 वाली फिल्म में चल रहा था। थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर भी जब टॉम क्रूज़ हैं तो विश्वसनीय भी लगता है। फिल्म उसी तरह से चलती है जैसे कि पुरानी वाली फिल्म चली थी। वैसा ही एक ग्रुप आता है किसी एक खास मिशन के लिए, नए पायलट्स का। उसमें वैसे ही कॉकीनेस के साथ पायलट्स होते हैं जो कि अपने सुपर पायलट्स होने के पूरी तरह से घमंड में चूर होते हैं। साथ साथ बेहद छोटे बच्चे भी होते हैं। उनको पढ़ाने का काम टॉम क्रूज़ को ज़्यादा है, जो टॉम क्रूज़ इसके लिए बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं। कहानी का इमोशनल एंगल आता है उनके पार्टनर जो कि मिस्टर गूस थे 1986 फिल्म में, उसका बेटा भी उसी ग्रुप में है। और टॉम क्रूज़ ने उसकी माँ को वादा किया था, टॉम क्रूज़ मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब कैप्टन पीट मैवरिक से ही है, और पीट मिशेल मैवरिक नाम है उनका इस फिल्म में, और वही नाम चला आ रहा है। तो उस बच्चे को अक्सर कोशिश उन्होंने की है कि वो पायलट ना बने। उस चक्कर में उसके 4-5 साल भी एकेडमी में ख़राब हो गए थे, तो वो उनसे बहुत ग्रज रखता है। जो नया जो मिशन मिला है इन पायलट्स को, जिसके लिए तैयारी करने के लिए पीट मिशेल को बुलाया गया है, मैवरिक को बुलाया गया है पढ़ाने के लिए और ट्रेन करने के लिए, वो लगभग सुसाइडल मिशन है। बहुत मुश्किल है, और बहुत अच्छे से फिल्म में भी कन्वे हुआ है कि किस तरीके से वो एक मुश्किल मिशन है। टीचर के तौर पर टॉम क्रूज़ शुरू में उनके यंग बच्चों के बुढ़े वाले जोक के शिकार होते हैं, जैसा कि अक्सर बच्चों में होता है कि किसी भी सीनियर आदमी को सीनियर की तरह ही ट्रीट करने की कोशिश करने लगते हैं। पर टॉम क्रूज़ बहुत जल्दी अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर देते हैं जब वो उड़ान भरते हैं और सबको हरा देते हैं। फिल्म में रोमांच रहता है। आईमैक्स पे लोगों ने ये फिल्म देखी, आईमैक्स में बनी भी है ये फिल्म। जिन लोगों ने आईमैक्स पे देखी उनको ज़्यादा मज़ा आया है। फ़्लाइट वाले सीन ज़बरदस्त हुए हैं। जो उनका टेंशन है, जो उनकी फ़्लाइट की जो गिडी फीलिंग जो पेट में से आती है, वो देख देख कर मुझे तो लैपटॉप पर ही आ रही थी। मेरा बहुत मन था इस फिल्म को सिनेमा हॉल में देखूं, पर किन्हीं कारणों से मैं नहीं देख पाया। पर जब अब ये प्राइम पर आ गई है तो देखने का मौका मिला, और मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छी फिल्म देखी। फिल्म की शुरुआत ड्रोन के ज़माने में फ़ाइटर पायलट्स की उपयोगिता और उनकी रेलेवेंस के ऊपर है। और एक तरीके से ये फिल्म स्टार्स की रेलेवेंस, जो कि वीएफएक्स और फ्रेंचाइज के ज़माने में स्टार्स की क्या वैल्यू रह गई है, क्या अभी भी बड़े नामों के नाम पर फिल्में बिक सकती हैं, उसका भी एक टेस्ट था। तो दोनों ही क्षेत्र में इन्होंने दिखाया है कि ये हो सकता है, और टॉम क्रूज़ की स्टार अपील पूरी तरीके से बरकरार है।
वो अभी भी उसी तरह से देख करके लोगों को फिसला सकते हैं। और जिस तरीके से हमें तब स्मार्ट लगते थे, आज भी स्मार्ट लगते हैं। आज थोड़ा सा उनके प्रति आदर भी उत्पन्न हो जाता है। और इतने दिनों के एक्टिंग फील्ड की तपन में उनकी जो एक्टिंग में जो एक ठहराव और एक मैच्योरिटी आई है, वो अपने आप में देखने वाली चीज़ है। और धीरे धीरे उसे देखो तो बड़ा मज़ा आता है। पुराने फिल्म इकोसिस्टम की बात करें जिसमें स्टार पावर होती थी, इमोशंस होते थे, तो एक 80s 90s पना तो है इस फिल्म में, जो कि उसी तरह के इमोशन और उस तरह, पर वो मेरे ख्याल से इटर्नल इमोशंस होते हैं। और फिल्म को अपने बूते पर खड़ा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न निर्देशक ने महसूस की है। और फिल्म जो है बिल्कुल भी पुरानापन नहीं शो करती है। वही शाश्वत मूल्यों में थोड़ी सी चिंता आ गई कि भाई एक लेडी पायलट भी आ चुकी है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी बढ़ी हुई है, और जो चैलेंजेस हैं वो कोल्ड वॉर के चैलेंजेस नहीं रहे। अगर आपको याद होगा तो पहली वाली टॉप गन जब आई थी तो रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुई थी। तो इतनी पुरानी फिल्म थी वो। उसके बावजूद भी ये फिल्म एक वैलिड सीक्वल लगती है, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। टॉम क्रूज़ के लव इंटरेस्ट के तौर पर जेनिफर कॉनली हैं, और उन्होंने बहुत मैच्योर लेडी की भूमिका, जिसकी एक टीनेज बेटी भी है, और टॉम क्रूज़ के प्रति एक पुराना आगात प्यार भी है, वो बहुत अच्छे से निभाया है। मोटरसाइकिल पर टॉम क्रूज़ के पीछे बैठकर वो बहुत अच्छी लगी हैं। गूज़ की भूमिका और हैंगमैन जो कि दूसरा वॉल किल्मर का प्रतिरूप है इस फिल्म में, दोनों ने जमकर काम किया है और अपने अपने रोल के साथ पूरा न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट भी बेहतरीन है। मैडमैन के जो एक्टर हैं उन्होंने इसके बॉस का रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो इसके दोस्त हैं ओल्ड एज वाले, वो बहुत अच्छे आए हैं। पुरानी लेडीज़ जो मिल रही हैं। वैसे इस फिल्म में किसी भी कास्ट को वॉल किल्मर के अलावा रीयूज़ नहीं किया गया है। जो रोल जेनिफर कॉलोनी ने प्ले किया उसका मेंशन ज़रूर था 1986 मूवी में, पर वो रोल उस किरदार को दिखाया नहीं गया था। उनकी जो लव इंटरेस्ट उस फिल्म में थी, उनकी इंस्ट्रक्टर थी जिनको उन्होंने सेड्यूस कर लिया था, वो उनका जिक्र भी इस फिल्म में नहीं है। 86 वाला वर्जन टोनी स्कॉट ने किया था, अब वो नहीं रहे हैं। उनकी जगह नए डायरेक्टर ने ली है। पर फिल्म में एक चीज़ तो लगती है कि जो पॉप बड़े डायरेक्टर्स हैं जैसे कि माइकल मान, माइकल बे, जेम्स कैमरून, इन सब लोगों जो कि एक नॉन आर्टिसी फिल्म को गुड से ग्रेट बना ले जाते हैं, वो कमी थोड़ी सी इस फिल्म में महसूस हुई है। थोड़ा सा फिल्म में वो पंच नहीं आया है जो एक ग्रेट फिल्म में आता है। पर फिल्म बेहद वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम, और देख करके खास तौर से मेरी जनरेशन को तो बहुत मज़ा आएगा। टॉम क्रूज़ हमारे समय के वंडर हैं, और उनकी एजलेस ग्रेस, एजलेस फिटनेस, एजलेस एक्टिंग, और ईश्वर उनको जवान बनाए रखे। और बहुत इंतज़ार है अब मिशन इम्पॉसिबल का। बहुत बहुत धन्यवाद।